नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सूरत से एक खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। गुजरात के सूरत शहर में सिटी बस में अचानक से देखिए कैसे आग लग जाती है और ये आग के गोले में तब्दील हो गई। सिर्फ चंद मिनटों में ये सिटी बस आग की लपटों में आकर खाक हो जाती है। गनीमत ये रही कि समय रहते जो सभी यात्री थे जो इस बस में सवार थे वो बाहर निकल पाए और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी और कुछ मिनटों में ये आग के गोले में तब्दील होकर जलकर खाक हो जाती है। धुएं का गुब्बारा आपको हर तरफ नजर आ रहा होगा। बस गनीमत इतनी रही है कि जो लोग अंदर बस में बैठे थे वो खुशनसीब थे, वो वक्त पर बाहर निकल पाए और जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अगर यात्री अंदर फंस जाते तो क्या स्थिति हो सकती थी, कितना नुकसान हो सकता था जान को, इसका अंदाजा सहज रूप से लगाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त जो आशंका जाहिर की जा रही है कि आग के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट रही होगी, जिस वजह से बस में अचानक से आग लगती है। गुजरात के सूरत से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर बस अचानक से कुछ मिनटों में आग के गोले में तब्दील होती नजर आई। तो देखिए, एक तरफ प्रशासन की तमाम सख्ती और पाबंदियों के बावजूद समस्तीपुर में हथियार के सार्वजनिक प्रदर्शन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस वायरल वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। समस्तीपुर के वैनी ओपी क्षेत्र में तमंचे पर डिस्को का ये वायरल वीडियो है। जरा पहले वायरल वीडियो को देख लीजिए और इस तस्वीर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे खुलेआम सरेआम हथियारों का प्रदर्शन होता है, नाच गाना होता है और एक नर्तकी जो इस वक्त मंच पर डांस कर रही है, लोगों का मनोरंजन कर रही है, उसके ऊपर ये रिवॉल्वर तानी जाती है। एक युवक नर्तकी के पास पिस्टल ताने में नजर आ रहा होगा आपको। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और ना उसकी जांच होगी कि वो वीडियो वाकई में वैनी का है, चंदौली का है। चंदौली जो हमारे यहाँ वहाँ का है कि चंदौली उत्तर प्रदेश का है, वो तो बात की बात है, वो तो जांच का विषय है। अगर कोई आवेदन हमको प्राप्त होता है तो उसको हम लोग जांच जरूर करेंगे। और इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठते हैं कि हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा है। क्योंकि इन तस्वीरों को अगर आपने देखा होगा गौर से तो आपको समझ में आएगा कि कोई बड़ा हादसा इस वक्त हो जाता तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। हथियारों का सार्वजनिक प्रदर्शन क्यों? वायरल वीडियो पर यह सवाल जरूर उठते हैं। अगर गोली चल जाती तो फिर क्या होता? पुलिस इस घटना को लेकर इतनी अनजान अनभिज्ञ क्यों बनी हुई है? पुलिस ने आखिर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं? क्यों वो इन तमाम चीजों को देख नहीं पा रही, इसे रोका नहीं जा पा रहा? पुलिस युवक को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? यह भी एक बड़ा और गंभीर सवाल। इधर पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। हरसिद्धि प्रखंड कार्यालय के गेट के पास अपराधियों ने विपिन अग्रवाल को गोली मारी और यहां से फरार हो जाते हैं। हत्या के पीछे की वजह क्या है, इसे पुलिस फिलहाल खंगाल रही है। पुलिस का यह कहना है कि हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया, इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोग कौन है। विपिन अग्रवाल ने, आपको हम बताते चलें कि आरटीआई के जरिए कई खुलासे किए थे। कई ऐसे लोगों के नाम उन्होंने आरटीआई के खुलासे के जरिए सामने लाए जिनके लिए ये सिरदर्द बने हुए थे। ऐसे में पुलिस उस एंगल से भी इस वक्त अपनी तहकीकात में जुटी है। गोली चली, गोली लगी है। किसको गोली लगी है सर? विपिन अग्रवाल को। हम लोग कहाँ गोली चली है सर? हरसिद्धि में। कटिहार में 6 दिन पहले अपहरण किए गए 2 किसान भाइयों का अब तक पता नहीं चल पाया है। दुख में डूबे परिजनों ने आज दोनों का कुछ का पुतला बनाया। गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अपहरित किसान महेश यादव रिटायर्ड फौजी भी रहे हैं। 6 दिन पहले दोनों भाई दियारा इलाके में अपने खेत से लौट रहे थे, जिस दौरान अपराधियों ने गोली मारकर दोनों को घायल कर दिया था और फिर दोनों को अपने साथ लेते गए। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा। इस घटना से परिजन नाराज हैं, गुस्से में हैं
और पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। भाई को गोली मार दिया। मार देने के बाद उसी दिन से पूरा परिवार मेरा बेखबर है। अभी तो कोई होश हवास नहीं कर रहा है। और शाम सुबह में इसी तरीके से भूखे प्यासा पड़ा हुआ है। लास्ट में इंतजार करते करते आज 6ठा दिन हम अपने भाई को अंतिम संस्कार किए। सहरसा में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया है। बनगांव थाना के मही डगरा में पुलिस ने शराब लदे ट्रक को जब्त किया और ट्रक से 6500 लीटर शराब बरामद की गई है। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर बड़ी खेप शराब की जब्त हुई है। 1 करोड़ रुपए तकरीबन इसकी कीमत जो है वो बाजार में आंकी जा रही है। बरामद शराब की कीमत और इसकी बरामदगी जो है वो एक बड़ी सफलता के तौर पर इस वक्त देखा जाता हुआ। थाना क्षेत्र में एक महिडगरा घाट रोड है, वहाँ पे कुछ लोगों का जमावाड़ा है और शराब आई हुई है। जिला सूचना इकाई की टीम सर्कल इंस्पेक्टर के नेतृत्व में तुरंत छापामारी की गई। पुलिस को देख करके जो कारोबारी है वो तो भाग निकले, लेकिन वहाँ से करीब 6482 लीटर शराब बरामद की गई है, जो इस ज़िले की सबसे बड़ी रिकवरी है अभी तक। और क्योंकि इतनी बड़ी रिकवरी है, इसीलिए जो इसमें अनुसंधानक है वो डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को बनाया जा रहा है। तो देखिए, ट्रक से 6500 लीटर शराब बरामद की गई और बताया जा रहा है कि सहरसा जिले की बात का अगर की जाए तो अब तक की ये सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसमें करोड़ों की शराब बरामद हुई। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा जो है लगातार कार्रवाई भी की जाती है, छापामारी भी की जाती है, बरामदगी भी की जाती है। इसके बावजूद जो है शराब कारोबारी जो है बाज नहीं आ रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये ट्रक है जो वेस्ट बंगाल की गाड़ी है। इसमें जो है आप देख सकते हैं 483 लीटर इस ट्रक से जो है शराब बरामद की गई है और बनगांव थाना की ये जो है बड़ी कार्रवाई है। लेकिन मैं बता दूं, जो त्रिस्तरीय चुनाव है और इसके तहत जो है 29 सितंबर को यहाँ चुनाव होना है, तो जिस तरह से जो है इतना बड़ा खेप जो है शराब का बरामद किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो है ये इस शराब को जो है पंचायत चुनाव में जो है से जोड़ कर देखा जा सकता है। जिसको चुनाव में जो है खपाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस जो है इस पर नज़र बनाई हुई थी और इसके तहत जो है ये कार्रवाई की गई है। मैं बता दूं, ये शराब जो है हिमाचल प्रदेश से लाई जा रही थी और इसके तहत जो है जो गुप्त सूचना जो है पुलिस को मिली थी और ये कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव। तो छपरा में रिविलगंज में ब्रह्मचारी मंदिर से अष्टधातु की 5 दुर्लभ मूर्तियों की चोरी कर ली गई। बीती रात मंदिर में घुसे चोरों ने पुजारी के साथ मारपीट की है। पहले उसे बंधक बनाया जाता है और चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ब्रह्मचारी मंदिर में मूर्तियों की चोरी हुई है। अष्टधातु की 5 मूर्तियों को चोर यहां से चोरी कर लेकर फरार हो जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि जाते जाते चोरों ने वहां पर फायरिंग भी की है और चोरी की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गुस्से में आकर सड़क जाम किया, जमकर हंगामा किया गया। जो गोरिया छपरा मस्तान घर के पास मंदिर है, वहाँ से 5 मूर्ति चोरी हुआ है। अच्छा, ये कब हुआ घटना? ये लगभग रात में 2 बजे के आसपास। अच्छा, मौके पर प्रशासन पहुंचा है? पहुंचा था, उसके बाद मतलब मौके पर पहुंचा था। सुना है कि महाराज जी घायल भी हैं? जी, घायल भी हैं, बेरामी से पीटा गया है। अच्छा, कितने की संख्या में अपराधी थे? अपराधी को महाराज जी बता रहे हैं 8-9 के, 10 के आसपास में है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर 15 नवंबर तक सभी बिहार के जितने स्कूल हैं वो सब खुल जाएंगे। 15 नवंबर तक खुल जाएंगे बिहार के तमाम स्कूल। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी रखी है सामने। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने का निर्णय लिया गया है। छोटे बच्चों के स्कूल को भी अब खोलने का फैसला बिहार सरकार ने ले लिया है। 15 नवंबर ये वो तारीख है जब बिहार के तमाम स्कूल जो हैं वो खुल जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी के स्कूल की भी बात सामने आई है। और जिला प्रशासन तय करेगा कि त्योहारों पर भीड़ का प्रबंधन कैसे हो, क्योंकि ये त्योहारी वक्त है जिसमें आने वाले वक्त में नवरात्र होंगे, छठ पूजा होगी और दुर्गा पूजा के मद्देनजर त्योहारों में भीड़ का प्रबंधन कैसे हो, ये जिला प्रशासन को सुनिश्चित करना है। ज्यादा मामले आने वाले राज्यों के यात्रियों की कोविड जांच को अनिवार्य रखा गया है। ये तमाम निर्देश इस वक्त सामने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है।
और शैलेंद्र हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब ये माना जाए कि बिहार सरकार ने ये तय कर लिया है कि केसेस कम हैं, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, कैसे रहना है, कैसे स्कूल जाने हैं, इसलिए अब ये बड़ा फैसला। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि सरकार ने एक बार फिर से समीक्षा की है और अनलॉक 7 के लिए आज एक बैठक हुई थी, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक। इस बैठक में सरकार ने स्कूल खोलने के साथ साथ अन्य भी कई निर्णय लिए हैं। इसमें सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा है कि जिस तरीके से लगातार त्योहारों का मौसम आ रहा है, दुर्गा पूजा हो, दीपावली हो, छठ हो, तो काफी भीड़ भाड़ होती है इसमें। तो उसको कैसे, भीड़ को कैसे नियंत्रण किया जाए, कोई जुलूस निकलता है, उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से क्या निर्देश दिए जाने चाहिए। और साथ ही साथ वैसे राज्य जहां पर कोरोना संक्रमण का दर लगातार बढ़ रहा है या अधिक है, वहां से जो लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग कैसे हो, उनकी जांच कैसे हो, और पहले से जो कोविड को लेकर के जो नियम जारी किए गए हैं उन नियमों का पालन सख्ती से कैसे कराया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के दिशा निर्देश सरकार ने जारी किया है। स्कूल खोलने के साथ साथ अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान होंगे या जुलूस निकाले जाएंगे, उनको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से क्या करना है, कैसे कोविड के गाइडलाइन को उस दौरान पालन करना है, इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार ने बैठक की है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है, दिशा निर्देश दिया है। और थोड़ी देर के बाद जो गाइडलाइन होंगे, जो नए गाइडलाइन होंगे, वो गाइडलाइन भी जारी कर दिए जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण को लेकर के लगातार एक प्रयास जारी है कोरोना से लड़ाई की, उसी कड़ी में आज एक बैठक हुई और इस बैठक के बाद कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें स्कूल खोलने के साथ साथ जो आने वाले कुछ दिनों के बाद जो दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली को लेकर के जो तैयारियां करनी है, जो निर्देश देने हैं अधिकारियों को, उसको लेकर के सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है और गाइडलाइन जारी किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर शहर के पहले मेयर समीर कुमार की तीसरी पुण्यतिथि पर नगर निगम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विवाद हो गया। दरअसल नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने जूता पहनकर माल्यार्पण कर दिया, जिसके बाद पूर्व मंत्री अजीत कुमार समेत कई लोग जो हैं वो नाराज होते हुए नजर आए। काफी देर तक इसे लेकर विवाद चलता रहा। फिर एक पार्षद ने फर्श पर बने जूते के निशान को साफ किया और तब जाकर ये मामला शांत होता है। उसमें जैसा लगा कि जो लोग यहाँ आमंत्रित थे सब गुलाम हैं। एक मालिक अंदर से निकला, जूता पहन के माला पहनाया, अपने ऑफिस में चला गया। ये जो अफसर की जो बिहार सरकार में, खास के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो अफसरों का मन भर गया है, जो राजनीतिक करने वाले लोग, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, प्रोफेसर हों, विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले लोग हों या शहर के सामाजिक लोग हों, उनकी कोई हैसियत नहीं रह गई है। आते के साथ उन्होंने अपने बड़ा बाबू को जांचा कि क्या हो गया, आप लोग बैठिए, हम माला पहना करके आते हैं, आपके सीन में होगा। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। और अब बात बिहार पंचायत चुनाव की, जिसके लिए पहले चरण को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही चालू है और लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें जहानाबाद, अरवल, जमुई, नवादा, गया, कैमूर, बांका, रोहतास, औरंगाबाद और मुंगेर में लोग वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साहित दिख रहे हैं। देखिए, लंबी कतारें इस बात को सुनिश्चित करती हैं, ये बताती हैं कि लोग अपने मताधिकार को लेकर कितने जागरूक हैं। अपने गांव की सरकार, अपनी सरकार चुनने के लिए वो सुबह से ही कतारों में खड़े होकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वोट कास्ट कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक लोग वोट कास्ट कर पाएंगे और इसकी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें युवा, वृद्ध, हर उम्र के लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। नवादा जिले में पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहा है और इस दौरान अलग अलग इलाकों से मतदान की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आपके सामने इस वक्त गोविंदपुर प्रखंड के सकंडा पंचायत में तस्वीर किस तरह से निकलकर सामने आई
वो देखिए। और ये एक अनोखी तस्वीर इसलिए भी और इस मायने में भी कि एक बुजुर्ग जो अपने पैरों से विकलांग हैं, 90 साल इनकी उम्र है, जिस उम्र में जाकर लोग बाहर चलना फिरना छोड़ देते हैं, अपने अधिकारों के बारे में उन्हें ज्ञान नहीं होता, वो 90 वर्षीय वृद्ध महिला वोट डालने के लिए अपने पोते के साथ पहुंचती हैं। पोते ने उन्हें गोद में उठाया हुआ था और चूंकि चलने में असमर्थ थी, इसलिए उन्हें गोद में लेकर ही पोलिंग बूथ तक ये लोग पहुंचे। सरकंडा के ही रहने वाले श्याम देवी को पैर से पैरालिसिस है और इस वजह से वो खुद से तो नहीं चल सकती हैं, लेकिन असमर्थ होने के बावजूद यहाँ पर पोते ने अपना दायित्व दिखाया। संवाददाता अनिल विशाल की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि एक वोट से क्या बदलाव आ सकता है, उसको ये तस्वीर देखनी चाहिए कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विषम परिस्थिति में एक वृद्ध महिला वोटर को यहाँ लाया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके एक पोते जो हैं अपने दादी को लेकर वोट दिलाने के लिए आए हैं। आइए सीधे हम उन्हीं से हम जानते हैं कौन है ये, पर ये बताइए। ये हमारी दादी हुई, छोटी दादी है। अच्छा, वोट देने के लिए आई है। क्या क्या दिक्कत हुआ इनको? दिक्कत कुछ नहीं, गांव का विकास देखी है दादी पहले से। अच्छा, दादी को मन था कि वोटिंग कब है। गांव में प्रचार होता था तो बोलते थे कि पोता हमको वोट दिलाने लेके चलना साथ में। क्या तकलीफ है इनको? इनको पैरालिसिस मार दिया पैर में थोड़ा, उन्हीं से ये हो गए। लेकिन हर चुनाव में ये जाती वोट, हर चुनाव में वोट देने आए थे, लोकसभा में भी, विधानसभा में भी वोट हम ही आके दिलवाए। बोले छोटा मेरा पोता मेरा ही वोट जाके दिलाएगा। कितने साल की है ये? उम्र तो वही लगती है 90 पार कर रहा होगा, प्लस होगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा दिवाकर कुमार पासवान है। हम उनकी दादी से ही जानते हैं। वोट दे दिए दादी? वोट दे दिए? हाँ। वोट दिलो ने? हाँ। कि काहेल वोटवा दिलो हल? गांव के विकास हो लगे। काहेल दिलो वोटवा? हाँ, विकास हो काहेल विकास करेला। पहले भी वोटवा दिलो हल ना? हाँ। कई बार दिलो हल? 3-4 बार दिलो। पहले से देते आ रहो ना? हाँ। ओ की नाम होले? श्याम देवी। श्याम देवी। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से ये तस्वीर दिखाने के लिए काफ़ी है कि जो लोग ये सोचते हैं कि एक वोट से क्या होगा, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है। ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि एक वोट बहुत बदलाव ला सकता है और लोकतंत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग उसमें हिस्सा लें, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। आज सुदामा देवी पैर से लाचार जरूर है, मगर उनके परिजन जो है वोट दिलाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो एक वोट का महत्व जानते हैं और इसीलिए इस सुदूरवर्ती इलाके में वोट देने के लिए पहुंचे हैं। तो एक बार फिर से उन लोगों से अपील है कि जो ये लोग सोच के नहीं निकलते हैं वोट देने के लिए कि एक वोट से कुछ नहीं हो सकता है, तो उनके लिए यह एक बेहतर एग्जाम्पल है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कोरोना से पहले किसी ने पीपी किट का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही बच्चे की जुबान पर पीपी किट का नाम चढ़ गया है। आमतौर पर पीपी किट का इस्तेमाल डॉक्टर, नर्स और चिकित्सक जो हैं वो करते हैं और ये चिकित्सा पेशेवर से जुड़े हुए लोगों की तरफ से किया जाता है। लेकिन आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो शख्स ना तो डॉक्टर हैं और ना ही किसी अस्पताल का मेडिकल स्टाफ ही, बावजूद इसके वो करते हैं पीपी किट का इस्तेमाल। आप भी मिलिए इस खास कोरोना वॉरियर से। आप कोरोना टीकाकरण अवश्य करवाइए, जैसे में आपके लिए और आपके परिवार के लिए सुरक्षा साबित होगी। ये अपील है गुजरात के आनंद जिले के रहने वाले भाईलाल भोई की। भाईलाल भोई कोई डॉक्टर नहीं है और न ही ये किसी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ हैं। बावजूद इसके कोरोना के बढ़ते खतरों को देखते हुए ये वो तमाम एहतियात बरत रहे हैं जिसकी उम्मीद हम आप सिर्फ डॉक्टर या किसी पेशेवर मेडिकल स्टाफ से रखते हैं, जबकि हकीकत में भाईलाल भोई एक पेशेवर ऑटो रिक्शा चालक है। मैं सुबह में ऑटो लेके निकलता हूँ, पीपी किट पहन के मेरी ऑटो में भी सैनिटाइजर करता हूँ और हाथ पे भी लगाता हूँ। ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है और लोग
कोरोना से बचने के तमाम जरूरी तौर तरीकों को नजरअंदाज कर रहे हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव वासाना के रहने वाले भाईलाल भोई लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। ये अपने ऑटो में बैठने वाले तमाम सवारियों को न सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि ये खुद पीपीई किट पहनकर ऑटो चलाते हैं और अपने ऑटो में सवारी के बैठने से पहले और बाद में ऑटो को पूरी तरह से सैनिटाइज भी करते हैं। इतना ही नहीं, मरीजों के लिए भी भाईलाल किसी देवदूत से कम नहीं है। ये जरूरतमंद बीमार मरीजों को अपने ऑटो से मुफ्त अस्पताल भी पहुंचाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय निवासी भी भाईलाल भोई की तारीफ करते नहीं थकते। रिक्शा चालक भाईलाल भाई भोई, जिन्होंने कोरोना काल में बड़ी सतर्कता दिखाई है, अपनी रिक्शा सैनिटाइजर करते हैं, खुद पीपीई किट पहनते हैं, अपने मुसाफरों के हाथ भी सैनिटाइजर करा के मास्क पहना के रिक्शा में बिठाते हैं। ये कोरोना के प्रति सतर्कता का सबसे बड़ा उदाहरण है। भाईलाल की आजीविका का इकलौता जरिया ऑटो ही है और ये इसी कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। बावजूद इसके पैसे कमाने की जल्दबाजी में इन्होंने कभी भी कोरोना प्रोटोकॉल नियमों को नहीं तोड़ा। भाईलाल का मानना है कि लॉकडाउन से बेहतर सावधानी बरतना है। जाहिर है, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भाईलाल भोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उम्मीद है अच्छाई और जागरूकता की ये कहानी औरों को भी प्रेरित करेगी और देश कोरोना की तीसरी लहर के मंडराते संकट से उबर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस वक्त एक बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है। बताया जा रहा है कि लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक्सिस बैंक में लाखों की लूट की खबर आ रही है सामने। मधुबनी से ये बड़ी खबर, 3 से 4 की संख्या में बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है। फायरिंग में गार्ड इस दौरान घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। नगर थाना इलाके की ये घटना है जहां पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। एक गार्ड को इस दौरान गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया। एक्सिस बैंक में लाखों की लूट की खबर इस वक्त आती हुई। तो खबरों का